दादी और आप? दादी ने सिर हिलाया। मैं अब भाग नहीं सकती, तू जा जल्दी, मैं रोते हुए बोली। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दादी ने गुस्से में मेरी पीठ पर जोर से एक थप्पड़ मारा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर तू अभी नहीं गई तो आज हम सब यहीं मर जाएंगे। दादी की बात सुनकर मुझे होश आ गया। मैंने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, मैं गांव वालों को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर मैं पूरी ताकत से घर से बाहर भागी। पीछे से हुआंग लाओसान गुस्से में चीख रहा था, अरे भाग कहाँ रही है? लेकिन मोती ने उसकी बाह इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि वह खुद को छोड़ा ही नहीं पा रहा था। उसे बस मजबूरी में मुझे दूर भागते हुए देखना पड़ा। मैं अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि गांव की तरफ से कई टॉर्चों की रोशनी मेरी ओर आती दिखाई दी। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आर्या। मैंने पहचान लिया, वो शक्ति भैया थे। मैं रोते हुए उनकी तरफ दौड़ी। शक्ति भैया, जल्दी चलिए, हमारे घर में एक आदमी सबको मार रहा है। मेरी बात सुनते ही शक्ति भैया, उनके बड़े भाई और गांव के कई नौजवान बिना एक पल गंवाए हमारे घर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में सब ने अपने अपने खेती के औजार उठा लिए। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, शक्ति भैया ने फावड़े के पिछले हिस्से से हुआंग लाओसान की कमर पर जोरदार वार किया। वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दादी तुरंत दादाजी के पास पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से उनका सिर अपनी गोद में रखा और रोते हुए बोली, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। शक्ति भैया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा आंगन खून से लाल था। उन्होंने घबराकर पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या है? लेकिन उसी समय जमीन पर पड़ा हुआ हुआंग लाओसान अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में अब भी झर भरा हुआ था। उसने जेब से एक स्प्रिंग वाला चाकू निकाला और सीधे मेरी तरफ झपट पड़ा। सब तेरी वजह से हुआ है। मैं डर के मारे वहीं जम गई। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पाई। तभी एक सफेद साया बिजली की तरह मेरी तरफ दौड़ा। मोती, वह मेरे सामने आ गया और चाकू का वार खुद अपने ऊपर झेल लिया। चाकू सीधा उसके सीने में धंस गया। शक्ति भैया और बाकी लोगों ने तुरंत हुआंग लाओसान को दबोच लिया। सबने मिलकर उसके हाथ पैर बांध दिए। शक्ति भैया कांपती आवाज में बोले, तू तो सच में हत्या करने आया था? दादी भागकर मेरे पास आई। उन्होंने घबरा कर पूछा, आर्या, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घुटनों के बल बैठ गई और मोती को कसकर गले लगा लिया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। चाकू पूरी तरह उसके शरीर में धंस चुका था। मेरे हाथ उसके गर्म खून से भीग गए। मैं रोते हुए बोली, दादी, क्या मोती मर जाएगा? मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दादी की आंखें भी भर आईं। मोती ने धीरे से अपनी नाक मेरे हाथ पर रखी, जैसे वह मुझे दिलासा दे रहा हो। दादी बोली, नहीं, कुछ नहीं होगा, अभी इसे अस्पताल ले चलते हैं। मुझे याद आया, गांव में एक बार एक कुत्ते ने जहर खा लिया था। उसे भी समय पर अस्पताल ले जाया गया था और वह बच गया था। यही सोचकर मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। कुछ देर बाद शक्ति भैया अपनी 3 पहिया गाड़ी लेकर आए। सबसे पहले दादाजी को सावधानी से गाड़ी पर लिटाया गया। फिर गांव वालों ने मिलकर मोती को भी गाड़ी पर चढ़ाया। शक्ति भैया ने रस्सी से उसे मजबूती से बांधा और बोले, दादी, मैं पहले दादाजी और मोती को अस्पताल ले जाता हूँ, उसके बाद सीधे पुलिस को खबर करूंगा। ये सुनकर बंधा हुआ हुआंग लाओसान घबराने लगा। वह मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालकर रहम की भीख मांगने लगा। दादी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैंने शक्ति भैया का हाथ पकड़ लिया। भैया, मैं भी चलूं? उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। नहीं आर्या, गाड़ी पर ज्यादा वजन होगा तो परेशानी होगी, तू यहीं दादी के साथ रह। मैंने उदास होकर सिर हिला दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। उनके जाने के बाद भी हुआंग लाओसान बंधा हुआ तड़पता रहा। वह जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। दादी तंग आ गई। उन्होंने अपनी पुरानी बदबूदार जुराब उतारी और सीधा उसके मुंह में ठूंसी। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। घर के अंदर आकर दादी ने अपने फटे हुए कपड़े बदले। उनके पूरे शरीर पर बेलन के गहरे निशान थे। मैं दवा का डिब्बा लेकर आई और रुई से धीरे धीरे उनकी चोटों पर दवा लगाने लगी। दादी दर्द से कराह रही थी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने मेरे तकिए के नीचे हाथ डाला और वही लकड़ी की गुड़िया निकाल ली जिस पर मेरा नाम और जन्म की जानकारी लिखी हुई थी। दादी की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने बिना देर किए माचिस जलाई और उस गुड़िया को आग लगा दी। हैरानी की बात यह थी कि लकड़ी आग लगते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगा। साथ ही इतनी भयानक बदबू फैली कि मेरा दम घुटने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी गुड़िया राख बन गई। अगली सुबह पुलिस की गाड़ियां पूरे गांव में गूंज उठी। हुआंग लाओसान ने जैसे ही पुलिस को देखा, उसके डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। गांव वाले भी हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने सबसे पहले हमसे पूरी घटना की जानकारी ली। फिर हुआंग लाओसान के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद शक्ति भैया अस्पताल से लौटे। उन्होंने मुस्कुराकर दादी से कहा, चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि दादाजी और मोती दोनों खतरे से बाहर हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे, फिर दोनों घर वापस आ जाएंगे। मैंने घबरा कर पूछा, और मोती? शक्ति भैया मुस्कुराए, वो भी खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने बताया कि चाकू उसके किसी जरूरी अंग में नहीं लगा, टांके लग गए हैं। कुछ दिन आराम करेगा, फिर वो भी घर लौट आएगा। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। दादी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शक्ति बेटा, अगर उस रात तुम लोग समय पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शक्ति भैया झेंप गए। अरे दादी, ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आर्या के मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है। उन्होंने छुट्टी ले ली है और शहर से अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब दादाजी की देखभाल वो लोग कर लेंगे, आप बस आराम कीजिए। दादी ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, और एक बार फिर धन्यवाद। शक्ति भैया बोले, धन्यवाद मत कहिए। उस रात अगर हम गांव के बाहर बैठे बातें नहीं कर रहे होते तो शायद हमें कुछ पता
पता ही नहीं चलता। उनकी बात सुनकर दादी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर शक्ति भैया बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस मुझे बुला लेना। दादी मुस्कुराई, जरूर बेटा। कुछ दिन बाद दादाजी और मोती दोनों अस्पताल से घर लौट आए। पापा शहर से किराए की कार लेकर गांव पहुंचे। गाड़ी घर के सामने रुकी तो पूरे मोहल्ले के लोग देखने बाहर आ गए। माँ जैसे ही गाड़ी से उतरी, उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। आर्या, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने मेरा चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, नहीं माम, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आई। माँ ने मुझे फिर से गले लगा लिया। अब मैं आ गई हूँ। पापा ने धीरे से दादाजी को गाड़ी से उतारा। मैंने तुरंत पूछा, पापा मोती कहाँ है? उन्होंने मुस्कुराकर पीछे की सीट की तरफ इशारा किया, यही है। मैं दौड़कर गाड़ी के पास पहुंची। मोती के शरीर के कई हिस्सों के बाल काट दिए गए थे। सीने पर लंबे टांकों का निशान था जो किसी बड़े सांप जैसा दिखाई दे रहा था। वो बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन मुझे देखते ही उसने अपनी छोटी सी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। मैं मुस्कुरा दी। पापा ने उसे गोद में उठाया और वापस उसके बाड़े में लिटा दिया। उधर दादी सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। उन्होंने पूरे परिवार के लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। खाने की मेज किसी त्योहार जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि मोती के खाने के बर्तन में भी कई बड़ी बड़ी हड्डियां रखी हुई थी। दादी हंसते हुए बोली, मोती ने हमारी जान बचाई है, अब इसकी खूब सेवा होगी। खाना खाते समय पापा ने हुआंग लाओसान के बारे में बताया। उस पर घर में घुसकर हमला करने और हत्या की कोशिश का मुकदमा चला। अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई है। दादाजी ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, जो किया उसका फल मिल गया। दादी तुरंत बोली, जरा धीरे, अभी तुम्हारे सिर के टांके पूरी तरह भरे नहीं हैं। इतने दिनों बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ बैठा था। घर में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। दादाजी बोले, आज तो खुशी का दिन है, कुछ खास होना चाहिए। दादी ने तुरंत उनकी बात काट दी, शराब वराब भूल जाओ, तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म सूप बनाया है। सब जोर से हंस पड़े। आधे महीने बाद मम्मी पापा की छुट्टियां खत्म हो गईं। उन्हें वापस शहर जाना पड़ा। माँ मुझे देर तक गले लगाए रही। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें जाने दे पाई। गाड़ी दूर निकल गई तो दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उदास मत हो, जल्दी ही त्योहार आएगा, तब वो फिर घर आएंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हम दोनों धीरे धीरे घर की तरफ लौट आए। जैसे ही आंगन में पहुंचे, मोती अपनी पूंछ हिलाता हुआ मेरी तरफ दौड़ आया। इन दिनों सब उसे इतना प्यार से खिला रहे थे कि वो पहले से भी ज्यादा मोटा हो गया था। दादी हंसते हुए बोली, आ जा मोती, आज तेरे लिए तेरी पसंद की दावत बनाई है। मोती खुशी से उनके पीछे पीछे रसोई की तरफ भाग गया। मैं हंसते हुए बोली, दादी इसे इतना मत खिलाइए, देखिए कितना मोटा हो गया है। दादी मुस्कुराई, अभी इसे खाने दे, घाव पूरी तरह भर जाएंगे तो खुद ही भाग दौड़ करके दुबला हो जाएगा। मैं दादाजी के पास जाकर बैठ गई। फिर मुस्कुराकर बोली, दादाजी अब तो मेरा धन्यवाद बनता है ना? उन्होंने हंसते हुए पूछा, किस बात का? मैं मुस्कुराई, अगर मैंने उस दिन आपको मोती को मारने से नहीं रोका होता तो आज वो हमारे बीच नहीं होता। दादाजी जोर से हंस पड़े। फिर मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, सच कह रही है, आज हमारी जिंदगी में जो खुशियां बची हैं उसमें तेरे और मोती दोनों का बराबर हिस्सा है। उसी समय रसोई से दादी की आवाज आई, अरे जल्दी आओ, नहीं तो सारी हड्डियां मोती अकेला ही खा जाएगा। हम सब हंस पड़े और साथ साथ खाने की मेज की तरफ बढ़ गए। समाप्त। थैंक्स फॉर